नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज़ के इस बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं आंसू गुलाटी गुम्बद। देखते हैं खबरों को तेज रफ्तार के साथ। रूस की सफल यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रिया पहुंचे, जहां वियना हवाई अड्डे पर उनका शानदार स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री मोदी को रिसीव करने खुद ऑस्ट्रिया के विदेश मंत्री अलेक्जेंडर शारेनबर्ग पहुंचे एयरपोर्ट। वियना में होटल पहुंचने पर बड़ी संख्या में भारतवंशियों ने प्रधानमंत्री का शानदार स्वागत किया। इस दौरान मोदी के नारे लगाए गए। ये 41 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ऑस्ट्रिया की पहली यात्रा है। प्रधानमंत्री ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वान डेर बेलन से मुलाकात करने वाले हैं और ऑस्ट्रिया के चांसलर कार्ल नेमर के साथ भी करेंगे वार्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वियना में चांसलर कार्ल नेमर से मुलाकात की। चांसलर कार्ल नेमर ने प्रधानमंत्री का गर्मजोशी से किया स्वागत। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने भी प्रधानमंत्री का किया अभिवादन। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट लिखकर ऑस्ट्रिया के चांसलर को गर्मजोशी से भरे स्वागत के लिए कहा धन्यवाद। प्रधानमंत्री और ऑस्ट्रिया के चांसलर भारत और ऑस्ट्रिया के उद्योगपतियों को भी करने वाले हैं संबोधित। प्रधानमंत्री मोदी वियना में रहने वाले भारतीय समुदाय के साथ भी करेंगे संवाद। पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट को मिलेगा बढ़ावा। रूस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता के दौरान द्विपक्षीय सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की जताई प्रतिबद्धता। दोनों देशों के बीच व्यापार, वाणिज्य, सुरक्षा सहित सभी अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। प्रधानमंत्री ने यूक्रेन मुद्दे पर राष्ट्रपति पुतिन के साथ साझा किए विचारों की प्रशंसा। उन्होंने इस मुद्दे पर हल को शांति से निकाले जाने पर दिया जोर। उन्होंने कहा कि समस्या का समाधान युद्ध के मैदान में नहीं बल्कि कूटनीति और संवाद के जरिए निकाला जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि पिछले 40 से 50 साल से भारत आतंकवाद का कर रहा है सामना। जब मॉस्को में आतंकवादी घटनाएं हुई तब दागिस्तान में आतंकवादी घटनाएं हुई, उसका दर्द कितना गहरा होगा इससे मैं कल्पना कर सकता हूं। मैं सभी प्रकार के आतंकवाद की कड़ी निंदा करता हूं। प्रधानमंत्री ने भारत और रूस की गहन मित्रता की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि भारत और रूस के बीच गहरी मित्रता है और साथ ही दोनों देशों की मित्रता के कारण रूस ने भारत के किसानों को खाद की समस्या कभी नहीं आने दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत रूस मित्रता की वजह से देश में पेट्रोल डीजल की कठिनाइयों से वो बच पाए हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच फ्यूल को लेकर जो समझौता हुआ उससे दुनिया के बाजारों में स्थायित्व मिला। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल से किया सम्मानित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि रूस के सर्वोच्च अवार्ड से सम्मानित करने के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। यह सम्मान केवल मेरा सम्मान नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने मॉस्को स्थित एटॉम सेंटर देखा। राष्ट्रपति पुतिन प्रधानमंत्री के साथ हुए। परमाणु ऊर्जा के उपयोग के विभिन्न आयामों को प्रधानमंत्री ने बड़ी बारीकी के साथ देखा और उसकी जानकारी ली। प्रधानमंत्री मोदी ने मॉस्को स्थित मेमोरियल टॉम ऑफ द अननोन सोल्जर पहुंचकर उन सैनिकों को श्रद्धांजलि दी जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के समय सोवियत संघ की रक्षा में अपने प्राणों को किया न्यौछावर। रूस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीयों से मुलाकात की। एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने वैश्विक परिदृश्य में भारत की बदलती भूमिका को भी बताया। प्रधानमंत्री ने भारत रूस के संबंधों पर खुशी जाहिर की और एक नई शुरुआत करते हुए कजान और युकातुरिनबुर्ग में भारत के 2 नए काउंसलेट खोले जाने की घोषणा भी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों देशों के लोगों के बीच रिश्ते इतने स्वाभाविक और सहज है कि वो सरकारों के दायरे के कहीं ऊपर हैं। उन्होंने राष्ट्रपति पुतिन की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश ने 60 साल बाद जो विश्वास एक सरकार पर जताया वो ऐतिहासिक। ऐसे में उनकी सरकार की जिम्मेदारी कि वो तीसरे टर्म में 3 गुना ज्यादा परिश्रम करें और भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे।
विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रो ने बताया कि भारत और रूस के बीच आर्थिक क्षेत्र से जुड़े 9 समझौतों पर सहमति बनी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति पुतिन के साथ बातचीत के दौरान भारतीय नागरिकों की रिहाई का मुद्दा भी जोर शोर से उठाया गया। देश भर से अलग अलग राज्यों के 13 विधानसभा सीटों पर आज उपचुनाव हो रहा है। बिहार की 1, मध्य प्रदेश की 1, उत्तराखंड की 2, पंजाब की 1, पश्चिम बंगाल की 4, तमिलनाडु की 1, हिमाचल की 3 सीटों पर हो रहा है मतदान। उपचुनाव के नतीजे 13 जुलाई को किए जाएंगे घोषित। उत्तर प्रदेश में लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर उन्नाव जिले के बहेटा मुजावर क्षेत्र में गढ़ा गांव के पास आज सुबह एक स्लीपर बस आगे चल रहे दूध कंटेनर से जा टकराई। हादसे में 15 से अधिक लोगों की मौत हुई, करीब 20 लोग घायल। दुर्घटनाग्रस्त बस में बिहार के सीतामढ़ी से दिल्ली जा रही थी। ये बस में करीब 50 यात्री सवार। हादसे में के बाद पुलिस और बचाव टीम में घटनास्थल पर पहुंची। गंभीर घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बांगरमऊ के ट्रॉमा सेंटर भेजा गया। मृतकों की शिनाख्त कर उनके परिजनों को दी गई सूचना। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़क दुर्घटना में हुई जानहानि पर दुख जताते हुए बताया कि जिला प्रशासन के अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में तेजी लाने के दिए गए हैं निर्देश। जम्मू कश्मीर के कठुआ में हुए आतंकी हमले के बाद से सुरक्षा बल अलर्ट पर। इलाके में बड़े स्तर पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। राजौरी में भी सुरक्षा बलों ने गश्ती मार्च का किया आयोजन। आतंकवादियों की तलाश का दायरा उधमपुर और कठुआ जिलों के विशाल इलाकों तक बढ़ा दिया गया और आतंकवादियों के खिलाफ सर्जिकल ऑपरेशन चलाने के लिए विशेष बलों को तैनात किया गया। सर्च ऑपरेशन के दौरान डोडा जिले के ऊंचे इलाकों में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। कठुआ में भारतीय सेना के काफिले पर आतंकवादियों ने हमले के बाद आतंकियों के खिलाफ सेना की कार्रवाई तेज की है। इस बीच कठुआ हमले की जांच एनआईए ने शुरू कर दी। मंगलवार की शाम को एनआईए की एक टीम बदनौता में जेंडा नाले के पास पहुंची, जहां आतंकियों ने सेना के काफिले पर हमला किया। नीट यूजी पेपर लीक मामले में सीबीआई की जांच जारी। सीबीआई ने इस मामले में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार। इन दोनों को ही पटना से किया गया गिरफ्तार। दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की आज सीबीआई विशेष कोर्ट में पेशी। मध्य महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में 13 जुलाई तक भारी वर्षा होने की संभावना। इसके मद्देनजर मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के कई हिस्सों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट किया जारी। मुंबई में पिछले 24 घंटों के दौरान काफी भारी वर्षा हुई है, जिसके कारण रिहायशी इलाकों में बरसात का पानी भर गया। लोगों का घर से निकलना दूभर। गुजरात की अलग अलग जगहों पर मंगलवार को भारी वर्षा हुई। वहीं मौसम विभाग के वैज्ञानिक रामाश्रय यादव ने बताया कि पंचमहल, दाहोद, वडोदरा, सूरत, तापी, नवसारी, वलसाड, जूनागढ़, भावनगर, गिर सोमनाथ में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया। असम में बाढ़ के चलते मंगलवार को 7 लोगों की जान चली गई, जिसमें इस साल मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 79। असम के प्रमुख इलाकों में ब्रह्मपुत्र और 5 अन्य नदियां भी अभी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। 26 जिलों के 90 राजस्व मंडल के तहत 2700 से अधिक गांव अभी भी बाढ़ के पानी से जूझ रहे हैं। 17 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर महिला की पिटाई का मामला आया सामने। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में कुछ लोग एक लड़की को बेरहमी से पीट रहे हैं लाठी और डंडों से। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने वीडियो साझा कर ममता सरकार पर बोला हमला। कहा ममता दीदी की सरकार मां माटी मानुष नहीं, केवल बलात्कारी, भ्रष्टाचारी और बम धमाके करने वाली सरकार बनकर रह गई है। उत्तर प्रदेश के हाथरस भगदड़ मामले में एसआईटी की रिपोर्ट पर योगी सरकार ने बड़ी कार्रवाई की। एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर एसडीएम और तहसीलदार समेत 6 लोगों को किया गया निलंबित। तमिलनाडु बीजेपी प्रतिनिधि मंडल ने कल दिल्ली में अनुसूचित जाति आयोग से मिलकर तमिलनाडु में दलितों के खिलाफ हो रहे अत्याचार के मुद्दे पर ज्ञापन सौंपा। तमिलनाडु में दलितों पर हो रहे अत्याचार को लेकर केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने स्टालिन सरकार पर लगाया आरोप। सूचना प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने तमिलनाडु में हुए अवैध शराब मामले में 70 लोगों की मौत पर राहुल गांधी पर बोला हमला। मुरुगन ने कहा कि राहुल गांधी को हाथरस जाने का रास्ता मालूम है, लेकिन तमिलनाडु जाने का रास्ता नहीं। वक्त छोटे ब्रेक का। वाली, भोली भाली, मेहनत वाली, नखरे वाली, असली तड़के वाली, ये तो बड़ी समझदार, बड़ी होशियार, एमडीएच के साथ अब जुड़ते जा। नई टेस्ट का असली टेस्ट, एमडीएच जिंजर गार्लिक टेस्ट। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो,
तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। रुक करते हैं अन्य खबरों का एक्सप्रेस अंदाज में। दिल्ली सरकार ने 5000 शिक्षकों के ट्रांसफर पर टीचर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी अजय वीर यादव ने दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी पर किए खड़े सवाल। साथ ही ये भी कहा कि उपराज्यपाल और दिल्ली के सांसदों ने इस मामले में शिक्षकों की सहायता और सिफारिश की, जिसके बाद उनका ट्रांसफर हुआ। बीएसएफ जवानों ने कल पंजाब के तरनतारन जिले के सीमावर्ती इलाकों में हेरोइन वाला ड्रोन बरामद कर किया निष्क्रिय। तलाशी अभियान के दौरान जवानों ने एक पैकेट संदिग्ध हेरोइन के साथ एक ड्रोन को सफलतापूर्वक बरामद किया। बरामद ड्रोन की पहचान चीन निर्मित DJI AIR 3 के रूप में की गई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने मार्च 2024 के लिए वित्तीय समावेशन इंडेक्स FII जारी किया। RBI के द्वारा जारी इस इंडेक्स में मार्च 2024 का वित्तीय समावेशन इंडेक्स 24.2 दर्ज किया गया, जो मार्च 2023 में 7.1 था। RBI द्वारा जारी बयान के मुताबिक वित्तीय समावेशन के हर क्षेत्र में प्रगति दर्ज की गई। RBI के इस इंडेक्स में 0 से 100 के बीच अंक के आधार पर देश में वित्तीय सेवाओं की पहुंच का संकेत जारी किया गया। किरनी इंडिया और अमेजॉन पे इंडिया द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में छोटे शहरों में उपभोक्ताओं द्वारा लगभग 65% लेनदेन अब डिजिटल, वहीं बड़े शहरों में यह आंकड़ा 75%। रिपोर्ट की माने तो डिजिटल भुगतान क्रांति का नेतृत्व भारत के 25 से 43 वर्ष की आयु के नौजवान और 44 से 59 वर्ष की आयु वाले उम्रदराज लोग कर रहे हैं। वहीं 60 वर्ष के और उससे अधिक उम्र के लोगों में युवाओं की तुलना में ज्यादा कार्ड और वॉलेट का उपयोग होता है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार KYC उत्पादों की बिक्री वित्त वर्ष 2023-24 में 1.55 लाख करोड़ रुपए को कर गई पार। वित्त वर्ष 2022-23 में ये जो बिक्री का आंकड़ा था वो 1.34 लाख करोड़ रुपए था। MSME मिनिस्ट्री ने बताया कि पिछले सभी आंकड़ों को पार करते हुए वित्त वर्ष 2013-14 की तुलना में बिक्री में लगभग 400% के उत्पादन और 315% के साथ साथ नए रोजगार सृजन में लगभग 81% की हुई वृद्धि। यमुना प्राधिकरण को होटल भूखंड योजना में 122 करोड़ से ज्यादा मिले। ये प्रक्रिया ऑक्शन के जरिए हुई संपन्न। इसमें दोनों भूखंड की कुल बिड प्रीमियम लगभग 96.41 करोड़ की थी। बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड ने 14 उत्पादों की बिक्री रोकी। कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसने उन 14 उत्पादों की बिक्री रोकी जिनके मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस अप्रैल में उत्तराखंड राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण ने निलंबित कर दिए थे। पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड ने बताया कि उसने 5,606 फ्रेंचाइजी स्टोर को इन उत्पादों को वापस देने के निर्देश जारी किए हैं। साथ ही मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी इन 14 उत्पादों को किसी भी रूप में विज्ञापन के तौर पर वापस लेने का दिया गया निर्देश। सार्वजनिक क्षेत्र की ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन 2038 तक करेगी 2 लाख करोड़ रुपए का निवेश। ONGC ने 200 पन्नों का एक डॉक्यूमेंट किया जारी, जिसमें शुद्ध शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य को हासिल करने का योजना का दिया गया ब्यौरा। चीन से जुड़े निवेश की जांच करने वाली सरकारी समिति से भारत के डिजिटल पेमेंट्स प्लेटफॉर्म पेटीएम को मिली राहत। समिति ने पेटीएम को उसकी एक महत्वपूर्ण सहायक कंपनी में 50 करोड़ रुपए के निवेश को दी मंजूरी। बेंगलुरु के रीजनल लेबर कमिश्नर ने पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशंस को किया समन जारी। कंपनी को यह समन कुछ एम्प्लॉयज को जबरन निकाले जाने के मामले में दिया गया। जिसके मुताबिक पेटीएम के मैनेजमेंट और शिकायत करने वालों को सभी जरूरी रिकॉर्ड के साथ लेबर डिपार्टमेंट के ऑफिस में पेश होने के लिए कहा गया है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने ऑनलाइन ट्रैवल प्लेटफॉर्म यात्रा को कोविड-19 लॉकडाउन से प्रभावित उपभोक्ताओं को बुकिंग राशि का वापस करने का दिया निर्देश। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के जरिए शिकायतें मिली थी कि उपभोक्ताओं को कोविड-19 लॉकडाउन के कारण रद्द किए गए हवाई टिकटों का रिफंड नहीं मिला। डायमंड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का कहना है कि उसने अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड से नई पीढ़ी के एल्यूमिनियम एलॉय कंडक्टर की आपूर्ति के करीब 900 करोड़ रुपए का एक ऑर्डर मिला है। DPIL को इस ऑर्डर को अप्रैल 2025 तक पूरा करना है। डायमंड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड बिजली के तार और कंडक्टर बनाने के कारोबार से जुड़ी हुई कंपनी है। घरेलू और
निर्यात दोनों बाजारों को देखते दोपहिया वाहन उद्योग वित्त वर्ष 2025 में लगभग 7 से 9% की वृद्धि दर बनाए रखने की उम्मीद जता रहा है। एसआईपी पर निवेशकों का भरोसा लगातार बढ़ता हुआ। म्यूचुअल फंड निवेशकों ने जून महीने के दौरान एसआईपी में लगाए 21,262 करोड़ रुपए। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया ने दी जानकारी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने वॉशिंगटन डीसी में अमेरिकन फेडरेशन ऑफ लेबर और कांग्रेस ऑफ इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि AFL-CIO में यूनियन नेताओं के साथ की मुलाकात के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ने देश के शीर्ष श्रमिक नेताओं से कई अहम मुद्दों पर बातचीत की। AFL-CIO एक राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन केंद्र है जो अमेरिका में मौजूदा यूनियंस का सबसे बड़ा महासंघ है। अमेरिका के वॉशिंगटन में नाटो शिखर सम्मेलन की शुरुआत हो चुकी है। ये संगठन 9 से 11 जुलाई तक 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। चीन की आक्रामकता को देखते हुए नाटो सम्मेलन में अमेरिका ने एशियाई देशों को प्राथमिकता दी। इनमें न्यूजीलैंड, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया शामिल, जो लगातार तीसरे वर्ष नाटो शिखर सम्मेलन में ले रहे हैं हिस्सा। व्हाइट हाउस ने शिखर सम्मेलन की पूर्व संध्या पर कहा कि अमेरिका नाटो गठबंधन और विश्व भर के मित्र देशों के बीच साझेदारी को प्रोत्साहित कर रहा है। इनमें विशेष रूप से वो देश शामिल जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति नवंबर में चुनाव जीतने पर अपना कार्यकाल करेंगे पूरा। व्हाइट हाउस प्रवक्ता ने बताया कि सभी डेमोक्रेट एकजुट बाइडेन के साथ। इजराइल ने फिर दक्षिणी गाजा के फिलिस्तीनी क्षेत्र में एक स्कूल पर किया हमला। मरने वालों की संख्या करीब पहुंची 27 पर, दर्जनों लोग हुए घायल। इजराइल की तरफ से ये 4 दिनों में किया गया लगातार चौथा हमला। हालांकि इस हमले को लेकर इजराइल की ओर से तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की गई। पाकिस्तान की अदालत ने उन 9 मई को हुए दंगों के 3 मामलों में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी से पहले जमानत देने के लिए किया इनकार। साथ ही पूछताछ के लिए पुलिस को हिरासत की अनुमति मिली। प्रतिष्ठित डूरंड कप 2024 फुटबॉल टूर्नामेंट के आगामी 133वें संस्करण के लिए ट्रॉफी टूर की शुरुआत आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ट्रॉफियों के अनावरण से करेंगी। डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट 27 जुलाई से शुरू होगा और इसका फाइनल 31 अगस्त को है। भारत और जिम्बाब्वे के बीच 5 मैच की T20 सीरीज का तीसरा मुकाबला आज फिलहाल 1-1 से बराबर। दोनों टीमों की कोशिश तीसरा मुकाबला जीतकर सीरीज में बढ़त बनाने पर। भारत और दक्षिण अफ्रीका की महिला क्रिकेट टीमों के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का तीसरा मुकाबला। भारत ने 10 विकेट से अपने नाम इसे किया। इस तरह दोनों टीमों के बीच ये सीरीज 1-1 की बराबरी पर हुई खत्म। बीसीसीआई ने भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच का किया ऐलान। पूर्व सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर टीम इंडिया के नए मुख्य कोच बनाए गए। बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने गौतम गंभीर के नाम का ऐलान किया। गंभीर कुछ दिन पहले भारत को T20 विश्व कप का खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले राहुल द्रविड़ का लेंगे स्थान। रोहित शर्मा ने 3 साल के कार्यकाल के दौरान मुख्य कोच के रूप में राहुल द्रविड़ की सेवाओं की प्रशंसा की और एक भावुक पोस्ट किया साझा। वो खेल के दिग्गज के साथ काम करने के लिए खुद को भाग्यशाली मानते हैं। जसप्रीत बुमराह ने जून महीने के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार अपने खिताब किया अपने नाम। भारत को विश्व कप का खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी बुमराह ने। भारत की महिला टीम की बल्लेबाज स्मृति मंधाना को जून के लिए ICC ने सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी चुना। मंधाना ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 3 वनडे मैचों की सीरीज में 2 शतक और 1 अर्धशतक की पारी खेली। तेज गेंदबाज गस एटकिंसन इंग्लैंड के लिए टेस्ट डेब्यू करने जा रहे हैं। एटकिंसन वेस्टइंडीज के खिलाफ बुधवार से लॉर्ड्स में शुरू हो रही टेस्ट में करेंगे डेब्यू। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। इतनी जल्दी पैसे डबल? ओ, जमा करोगे तो फिर भुगतोगे। चलो, ऐसी लुभाने वाली स्कीम में पैसे जमा करना यानी धोखे की संभावना। इसलिए पहले पूरी जांच, उसके बाद पैसे जमा, नहीं तो आपके पैसे हो जाएंगे पुर्र। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत करते हैं अन्य खबरों का एक्सप्रेस अंदाज में। साल के तीसरे ग्रैंड स्लैम विंबलडन से शीर्ष वरीयता प्राप्त यानिक सिनर बाहर हो गए। सिनर को दानिल मेदवेदेव ने 5 सेट तक चले कड़े मुकाबले में हराकर सेमीफाइनल में बनाई जगह।
स्पेन के कार्लोस अल्कराज पहुंचे सेमीफाइनल में। अल्कराज ने अमेरिका के टॉमी पॉल के खिलाफ जीत हासिल की। महिला वर्ग में क्रोएशिया की 28 वर्षीय खिलाड़ी डोना वेकिच ने न्यूजीलैंड की लुलू सन को हराकर पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में सेमीफाइनल में प्रवेश किया। सर्बिया के नोवाक जोकोविच आज ऑस्ट्रेलिया के एलेक्स डी मेनोर के खिलाफ क्वार्टर फाइनल में मोर्चा खोलेंगे। भारत और म्यांमार की महिला फुटबॉल टीम के बीच खेले गए दोस्ताना मुकाबले को म्यांमार ने 2-1 से किया अपने नाम। स्पेन की टीम यूरो कप 2024 के फाइनल में पहुंच गई। पिछले 12 में ये पहली टीम है जब किसी भी बड़ी प्रतियोगिता में फाइनल में पहुंची है। यूरो कप 2024 के दूसरे सेमीफाइनल में आज देर रात इंग्लैंड का सामना नीदरलैंड से। इस मुकाबले में इंग्लैंड की नजर लगातार दूसरी बार यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाने पर होगी। सोशल मीडिया पर यूट्यूब सेंसेशन एक्टर भुवन बाम एक डीप फेक वीडियो का हुए शिकार, जो कि तेजी से हो रहा है वायरल। वीडियो में भुवन बाम लोगों से सट्टेबाजी के जरिए टेनिस में इन्वेस्टमेंट करने का कर रहे हैं आग्रह। भुवन ने इस मामले के खिलाफ की है शिकायत दर्ज। एक्टर और सिंगर आयुष्मान खुराना ने अपना नया म्यूजिक वीडियो रह जा किया रिलीज। इस दौरान उन्होंने बताया कि वो हमेशा से दिल टूटने के बारे में लिखना करते हैं पसंद। रियलिटी शो डांस इंडिया डांस सीजन 1 के फाइनलिस्ट जय कुमार नायर कानूनी पचड़े में फंसे। नायर पर एक महिला ने 20 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला किया दर्ज। अनंत और राधिका की हल्दी सेरेमनी की तस्वीरें आए सामने। इस पार्टी में अनन्या पांडे समेत कई सेलिब्रिटीज ने जमकर की मस्ती। तारक मेहता का उल्टा चश्मा के एक्टर गुरचरण सिंह ने अपने अचानक गायब होने के बाद वापस लौटने पर साफ किया कि वो जल्द से जल्द अपने सारे कर्जों का भुगतान करना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं। फिल्म कल की 2898 AD बॉक्स ऑफिस पर हर रोज बना रही है नए रिकॉर्ड। फिल्म रिलीज के 13वें दिन 9 करोड़ से ज्यादा की कमाई की। साथ ही घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 525 करोड़ से ज्यादा रुपए छापे। फिल्म कल की 2898 AD के फर्स्ट हाफ को स्लो बताने पर नाग अश्विन ने पॉजिटिव तरीके से रिएक्ट करते हुए कहा कि 3 घंटे की फिल्म में अगर दर्शकों को 2 घंटे और 54 मिनट पसंद आए तो मैं इसे स्वीकार करूंगा। मार्वल टेलीविजन ने अपनी इस साल की बहुप्रतीक्षित सीरीज अगाथा ऑल अलोंग का टीजर ट्रेलर जारी किया। डिज्नी हॉटस्टार पर होगा सीरीज का प्रीमियर। अभिनेत्री शर्वरी वाघ अपने माता पिता के साथ सिद्धिविनायक मंदिर पहुंची। इस दौरान उन्होंने माता पिता के साथ टेका मत्था, भगवान का आशीर्वाद दिया। अक्षय कुमार की फिल्म सरफिरा का गाना दे ताली हुआ रिलीज। गाने को सहित अभ्यंकर ने कंपोज किया है और इसे मनोज मुंतशिर शुक्ला ने लिखा है। कृष्णा कृष्ण की आगामी वेब सीरीज बृंदा पर आई बड़ी जानकारी। ये सीरीज 2 अगस्त को सोनी लिव पर प्रीमियर होने के लिए तैयार। तेलुगु, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मराठी और बंगाली भाषाओं में की जाएगी रिलीज। 9 अगस्त को तेलुगु फिल्म अभिनेता महेश बाबू के जन्मदिन पर SSMB 29 के निर्माता जो हैं वो फैंस को बड़ा तोहफा देने की कर रहे हैं तैयारी। इस दिन फिल्म का एक कॉन्सेप्ट वीडियो किया जाएगा जारी। कमल हासन ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी करते हुए अपने गुरु और कई राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेता तमिल निर्देशक के बालाचंद्र को उनकी 94वीं जयंती पर याद करते हुए श्रद्धांजलि दी। एक्सप्रेस में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।